मेरा नाम राजू है। जब मैं 16 साल की थी तभी मेरी शादी हो गई थी। मेरे पति का नाम भोलू था। मेरी शादी हुए 5 साल हो गए थे। मैं सेहतमंद और खूबसूरत देह की मालकिन थी, लेकिन अब तक हमारी कोई औलाद नहीं हुई थी। मेरे पति किसान थे। वे अपने बड़े भाई के साथ खेती बाड़ी करते थे। जब मेरे पति दिन भर काम करके शाम को जब घर लौटते तो बिना बाल बच्चों का घर सूना सूना सा काटने को दौड़ता। मेरे बगल में ही मेरे जेठ जी रहते थे। उनकी पत्नी रमा के 3-3 बच्चे दिन भर घर में गदर मचाए रखते थे। अपना अकेलापन दूर करने के लिए मैं रमा भाभी के बच्चों को बुला लेती और उनके साथ खुद भी बच्चा बनकर खेलने लगती। मैं उन्हीं से अपना मन बहला लेती थी। एक दिन मैं बच्चों को बुलाकर उनके साथ खेल रही थी कि रमा भाभी ने न जाने क्यों बच्चों को तुरंत बुला लिया और उन्हें मारने पीटने लगी। रमा भाभी की आवाज़ जोर जोर से आ रही थी कि तुम बार बार वहाँ मत जाया करो, वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। उन्होंने उसकी कोख उजाड़ दी है, वह बांझ है, तुम अपने घर में ही खेला करो। मैं अपनी जेठानी की यह बात सुनकर उदास हो गई। कौन सी मनौती नहीं मानी थी। तमाम मंदिरों और पीर फकीरों के यहाँ माथा रगड़ आई थी मैं। बिकमपुर वाली काली माई मंदिर की पुजारी ने मेरे से कई दिन सरसों के दिए मंदिर में जलवा दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बिकमपुर वाला फकीर जब जब मंत्र फूके हुए पानी में राख और पता नहीं कागज़ पर कुछ लिखा हुआ टुकड़ा घोल कर पीने को देता, बदले में उससे बहुत सारे पैसों के कई नोट ले लेता था। इतना सब करने के बाद भी मेरी गोद सुनी ही रही। अब मैं क्या करूं? मेरा जी चाह रहा था कि खूब ज़ोर ज़ोर से रोऊं। आखिर मेरे में क्या कमी है जो मेरी गोद खाली है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? रमा भाभी जो कह रही थी, क्या सचमुच मेरे घर में भूत प्रेत रहते हैं? लेकिन मेरे साथ तो कभी ऐसी कोई अनहोनी घटना नहीं घटी, तो फिर कैसे मैं यकीन करूं? मैं फिर से सोच में डूब गई, लेकिन रमा भाभी तो कह रही थी कि भूत प्रेत ही मेरी गोद नहीं भरने दे रहे हैं। हो सकता है कि रमा भाभी सच कह रही हो। इस घर में कोई ऊपरी साया है जो मुझे फलने फूलने नहीं दे रहा है। नहीं तो रमा भाभी की शादी मेरे साथ ही हुई थी। अब तक उनके 3-3 बच्चे हो गए और मेरा एक भी नहीं हुआ। कुछ तो वजह है। मेरे पति जब खेत से लौटे तो मैंने उनसे अपने मन की बात बताई कि भाभी क्या कह रही थी। मेरी बातें सुनकर मेरे पति ने मुझे गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहने लगे, राजू, ये सब वाहियात बातें हैं। भूत प्रेत कुछ नहीं होता। रमा भाभी अनपढ़ गंवार है। वे आँख मूंद कर ऐसी बातों पर यकीन कर लेती हैं। तुम चिंता मत करो, हम कल ही अस्पताल चलकर तुम्हारा और अपना भी चेकअप करा लेंगे। मेरे पति भी बच्चा नहीं होने से परेशान थे। भले ही मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया, पर मैं जानती थी कि बच्चे न होने की वजह से वो कितनी दुखी हैं। दूसरे दिन मेरे पति अस्पताल जाने के लिए भाई के घर गाड़ी मांगने गए। मेरे जेठ जी ने जब सुना कि हम लोग अस्पताल जा रहे हैं तो उन्होंने मेरे पति को खूब डांटा। वह कहने लगे, अब यही बचा है, तुम्हारी औरत के शरीर से डॉक्टर हाथ लगाएगा? उसे शर्म नहीं आएगी पराए मर्द से शरीर छुआने में? तुम भी बेशर्म हो गए हो। जेठ जी की बातें सुनकर मेरे पति ने उन्हें समझाया कि वहाँ लेडी डॉक्टर भी होती हैं जो केवल बच्चा जनने वाली औरतों को ही देखती हैं। जेठ जी ने अस्पताल जाने से मना कर दिया। वो तो बस अपना बात मनवाना चाहते थे। जेठ जी ने मेरे पति से गांव के ओझा से झाड़ फूँक करवाने को कहा और बोलने लगे कि सब ठीक हो जाएगा। मेरे पति अपने बड़े भाई की बातें चुपचाप खड़े होकर सुनते रहे। मेरे जेठ जी ने आज ही ओझा से बात की और वह दोपहर तक आने वाला था। मेरे जेठ जी का कहना था कि इस गांव की ढेरों औरतों को उसने झाड़ा था और वे ठीक भी हो गई और उनके बच्चे भी हुए। मेरे पति ने अपने भैया को समझाते हुए बोले, भैया, ओझा भूत प्रेत के नाम पे लोगों को ठगता है। झाड़ फूँक से बच्चा नहीं होता, जिस्मानी कमजोरी के चलते भी बच्चा नहीं होता है। इसे केवल डॉक्टर ही ठीक कर सकता है। लेकिन जेठ जी अपनी ही बातों पर अड़े रहे। वो हमारी बात मानने को तैयार नहीं थे। दोपहर का समय ओझा आया। मेरे पति उस समय खेत में गए हुए थे। मेरे जेठ जी घर पर ही थे। मैं घर पर अकेली थी। ओझा मुझे ऊपर से नीचे तक घूर घूर कर देखने लगा। मुझे वो ओझा मदारी की तरह लग रहा था। उसकी आंखों में शैतानी चमक देखकर मैं थोड़ी देर के लिए घबरा सी गई थी, लेकिन साथ में बड़े जेठ जी थे, इसलिए मेरा डर कुछ कम हुआ। ओझा ने हूँ की एक आवाज़ अपने मुंह से निकाली और जेठ जी की ओर मुँह करके बोला, इसके ऊपर चुड़ैल का साया है। यह कभी बसवारी में गई थी, पूछो इससे। हाँ बहू, तुम वहाँ गई थी क्या? जेठ जी ने पूछा। मैं बोली, हाँ हाँ भैया, शाम के समय गई थी। तभी ओझा बोला, वही इसने एक लाल कपड़े को लांग दिया था। वह चुड़ैल का रुमाल था। वह चुड़ैल किसी जवान औरत को अपनी चेली बनाकर चुड़ैल विद्या सिखाना चाहती है। इसने लांगा है। अब वह इसे डायन विद्या सिखाना चाहती है। तभी से वह इसके पीछे पड़ी है। वह इसका बच्चा नहीं होने देगी। एक बार को मैं ओझा की बातें सुनकर थर थर काँपने लगी। क्या करना होगा? जेठ जी ने हाथ जोड़कर पूछा ओझा से। पैसा खर्च करना होगा।
मंत्र जाप से चुड़ैल को भगाना होगा, ओझा ने कहा। मंत्र जाप के लिए ओझा ने दारू, मुर्गा व हवन का सामान मंगवा लिया। दूसरे दिन से ही ओझा मेरे घर आने लगा। जब ओझा मुझे झाड़ने के लिए आता तब मेरे साथ रमा भाभी भी आ जाती थी। एक दिन रमा भाभी को कोई काम याद आ गया, वह आ न सकी। घर में मुझे अकेला देख ओझा ने पूछा, रमा नहीं आई आज? मैंने न में गर्दन हिला दिया। ओझा ने अपना काम शुरू कर दिया। मैं ओझा के सामने बैठी थी। ओझा मुंह में कुछ बुदबुदाता हुआ मेरे पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक हाथ से छू रहा था। ऐसा उसने कई बार दोहराया। फिर वह मेरे कोमल अंगों को बार बार दबाने की कोशिश करने लगा। मुझे समझते देर नहीं लगी कि ओझा मेरे बदन से खेल रहा है। मैंने और देखा न था, मैं एक झटके से खड़ी हो गई। यह देखकर ओझा सकपका गया। वह कुछ बोलता है इससे पहले मैंने दबी आवाज़ में उसे धमकाया, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मैं समझ रही हूँ। तुम्हारी भलाई अब इसी में है कि चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ, नहीं तो सचमुच मेरे ऊपर चुड़ैल सवार हो रही है। ओझा ने चुपचाप अपना सामान उठाया और उल्टे पैर भागा। उसी समय रमा भाभी आ गई। जिस समय मैं ओझा से अपने ऊपर चुड़ैल सवार की बात कर रही थी तभी भाभी ने सुन लिया था। दरअसल रमा भाभी भी नहीं चाहती थी कि मुझे बच्चा हो। रमा भाभी के दिमाग में चल रहा था कि राजू और भोलू के बच्चे नहीं होंगे तो सारी ज़मीन जायदाद के मालिक उसके बच्चे हो जाएंगे। लेकिन जेठ जी के मन में खोट नहीं था। वह चाहते थे कि भोलू और मेरे बच्चे हों। मुझको चुड़ैल अपनी चेली बनाना चाहती है, यह बात गांव वालों से छिपा कर रखी थी। लेकिन रमा भाभी जानती थी, उनकी ज़बान बहुत चलती थी। रमा भाभी ने राज की यह बात गांव की औरतों के बीच खोल दी। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैलने लगी कि राजू बच्चा होने के लिए रात के अंधेरे में चुड़ैल के पास जाती है। अब तो गांव की औरतें मुझसे कतराने लगी, मेरे सामने आने से बचने लगीं। अगर मैं उनसे कुछ पूछती भी तो वे मेरे से सीधे मुँह बात न करके कन्नी काट कर निकल जाती थीं। पूरा गाँव मुझे सबकी नज़र से देखने लगा था। मेरे बुलाने पर भी रमा भाभी अपने बच्चों को मेरे पास नहीं भेजती थी। 2-3 दिन मेरे पड़ोसी रामदा का बेटा बीमार था। रामदा की पत्नी जानती थी कि राजू डायन विद्या सीख रही है। वह बेटे को गोद में उठा लाई और तेज आवाज़ में चिल्लाते हुए मेरे घर में घुसने लगी। कहाँ है रे राजू? तू डायन विद्या सीख रही है ना? ले, मेरा बेटा बीमार हो गया है, इसे तूने ही निशाना बनाया है। अगर अभी तूने इसे ठीक नहीं किया तो मेरे पूरे गाँव वाले मिल करके नंगा करके नचाऊंगी। शोर सुनकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। एक पड़ोसन फूलकली कह रही थी, राजू ने ही बच्चे पर कुछ किया है, नहीं तो कल तक वह भला चंगा खा पी रहा था। यह सब इसी का किया धरा होगा। तभी दूसरी पड़ोसन सुखिया कह रही थी, राजू को सबक नहीं सिखाया गया तो वह गांव के सारे बच्चों को इसी तरह मार कर खा जाएगी। मैं उस समय घर में अकेली थी। औरतों की बात सुनकर मैं डर से रोने लगी। मैं अपने आप को कोसने लगी, क्यों नहीं अपने पति की बात मानकर अस्पताल चली गई। जेठ जी के कहने में आकर ओझा से इलाज कराना चाहा, मगर वह तो एक नंबर का घटिया इंसान था। अगर मैं उसकी चाल में फंस गई होती तो अपने पति को मुंह दिखाने लायक भी न रहती। बाहर औरतें मुझे घर से निकालने के लिए दरवाज़ा पीट रही थीं। मेरे पति खेत से आ गए। अपने घर के बाहर जमा भीड़ देखकर मेरे पति डर गए। फिर हिम्मत करके मेरे पति ने पूछा, क्या बात है भाभी? राजू को क्या हुआ है? तुम्हारी औरत डायन विद्या सीख रही है, ये देखो किसना को क्या हाल कर दिया है। 4 दिनों से कुछ खाया पिया भी नहीं है, इसने रामधनी काकी ने कहा। गुस्से से पागल मेरे पति ने गांव वालों को ललकारा, खबरदार किसी ने राजू पे इल्ज़ाम लगाया तो वह मेरी जीवन संगनी है, उसे बदनाम मत करो, मैं एक एक को सचमुच मार डालूंगा। किसी में हिम्मत है तो राजू पे हाथ उठाकर देख ले। इतना कहकर मेरे पति रमा भाभी का हाथ पकड़कर खींच लाए। यह सब इसी का किया धरा है। बोलो भाभी, तुमने ही गांव की औरतों को यह सब बताया है ना? झूठ मत बोलना। सरोजन चाची ने मुझे सब कुछ बता दिया है। सरोजन चाची भी वहाँ सामने खड़ी थी। रमा उन्हें देखकर अंदर तक काँप गई। रमा भाभी ने अपनी गलती मान ली थी। मेरे पति ने ओझा को भी पकड़ लिया। मक्कार कहीं का तुम्हारी सज़ा जेल में होगी। ओझा ने भी सब सच बोल दिया था। दूर खड़े मेरे जेठ जी की नज़र झुकी हुई थी। वे अपनी भूल पर पछतावा कर रहे थे। इस तरह गांव की औरतों ने भी मेरे से और मेरे पति से माफ़ी मांग ली। हम लोग अपना इलाज अस्पताल में करवा रहे थे। 2 साल दवा चलने के बाद हमारे घर में लक्ष्मी आ गई। हमारी बेटी हुई थी। अब मेरे परिवार में सब ठीक है। तो यह थी मेरी कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको